नमस्कार। जो बोला था वो हो गया। 2 दिन पहले मैंने बोला था कि भयंकर दबाव में हैं डोनाल्ड ट्रंप। बैक चैनल पे बातचीत चल रही। अभी तक आप देखें हैं तो युद्ध से, ईरान युद्ध से जुड़ी हुई ज़्यादातर बातें हमने जो पहले एनालाइज किया, केवल हमारा एनालिसिस था, हमने कोई उसमें कोई बहुत, हमारे वहाँ संवाददाता नहीं बैठे हुए हैं, वो बातें धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रही हैं और बहुत ज़्यादा रिपीट होने लगती हैं और चारों तरफ वो बातें होने लगती हैं। हमने बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप भयंकर प्रेशर में है। हमने आपको बताया किस वजह से प्रेशर में है। हमने ये भी बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मुसीबत बढ़ती जा रही है, ये वॉर उनके गले पड़ गई है, ये सब बातें, कैसे हथियार लॉबी वगैरह वगैरह। आज ट्रंप का बयान आ गया है कि वो ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं और डिप्लोमेसी में इस बयान का बहुत बड़ा मतलब होता है। जो डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि ईरान को बर्बाद कर देंगे, जो ये कह रहे थे कि हमको ईरान का जो लीडर हम कहेंगे वो बनेगा, तमाम सारी बातें, अब वो डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका की, किस तरह से व्यापारिक मजबूरियां हैं, किस तरह से वो हथियार लॉबी जो वॉर का मजा लेती है वो करा रही है, और बहुत सारी बातें। और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि नेतन्याहू का बैंड कैसे बजा हुआ है, बोलचाल की भाषा में, कैसे नेतन्याहू डरे हुए हैं। कुछ खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे कि उनका निधन हो गया है। वो गलत हैं, क्योंकि वो दुनिया में कहीं दूसरे हिस्सों में कुछ आयोजनों में हिस्सा लेते हुए दिखे हैं। आज वो विषय नहीं तो मैं उस पर बहुत सारी डिटेल आपको दे देता। बहरहाल हुआ ये है कि ईरान ने इजराइल को भी, अमेरिका को जैसे नुकसान पहुंचा सकता था, देखिए अमेरिका को आप बम से नहीं उड़ा सकते, अमेरिका को आप मिसाइल से नहीं उड़ा सकते हैं, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन आप आर्थिक तौर पे दूसरी जगहों पे, यानी ट्रंप के जितने सरपरस्त हैं, जो लोग वहाँ राष्ट्रपति चुनते हैं, व्यापार, हथियार लॉबी, ये और वो, उसको हिला सकते हो। और ईरान ने उनको हिला दिया और ट्रंप देखिए मिमियाने लग गए। आज हम बात करेंगे कि कैसे इजराइल की दशा खराब है, कैसे इजराइल के अंदर तबाही ला दी है ईरान ने, जो हमको दिखाई अभी तक इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि इजराइल छिपा रहा है, लेकिन बहुत सारी बातें जो हमने आपको बताई थी वो यहाँ पर भी आएंगी। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। पहले मैं आपको एक ग्राफिक्स के जरिए ये बताना चाहता हूं कि अगर एक मिसाइल ईरान से आप छोड़ते हैं तो वो बच्चों का खेल नहीं है कि आप उसको फेंक दें, क्योंकि वो आप यहाँ से, ऐसा नहीं है कि उड़ते हुए विमान गया और वहाँ लैंड कर गया। उसके रास्ते में बड़ी सारी अड़चनें हैं। पहले उन अड़चनों को समझते हैं, उसके बाद ये हम समझेंगे कि उन अड़चनों के बावजूद कैसे कमाल किया है ईरान ने और कैसे खामनेई ने जाने से पहले ईरान को इतना मजबूत देश बना दिया। जब एक मिसाइल जाती है तो फुटबॉल में होता है ना, खिलाड़ी ऐसे बॉल लेके आगे बढ़ रहा है और उसको रोकने के लिए बहुत सारे खिलाड़ी लगे हुए हैं। ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि फुटबॉल में सामने वाला खिलाड़ी आपको मौत नहीं दे रहा है। ईरान से उड़ी मिसाइल को हर पल कोई ना कोई मार देना चाहता है। सबसे पहले वो गल्फ रीजन में जाती है, जैसे निकलती है, और वहाँ उसका स्वागत करते हैं सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन वगैरह के ऊपर अमेरिका के राडार, मिसाइल डिफेंस शिप, वहाँ जहाज खड़े हुए हैं मिसाइल डिफेंस वाले अमेरिका के, जो पूरे समय यही देख रहे हैं। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन वगैरह से होते हुए वो किसी तरह से बचती है, ऐसे समझिए। उसके बाद में सेकेंड लेयर यहाँ से निकलेगी, इराक में जाएगी, सीरिया में जाएगी, वहाँ पे अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं, राडार हैं। आप सोचिए, एक मिसाइल, फुटबॉल वाली कल्पना कर लीजिए। तीसरी लेयर, नेटो के नेवल सर्विलेंस के सिस्टम लगे हुए हैं, नेटो के टर्की में राडार तैनात हैं, आपको पता है टर्की नेटो का मेंबर है। वहाँ से ये नेवल सर्विलेंस से बचते हुए रेड सी में जाती है, लाल सागर, वहाँ से बाकायदा मेडिटेरियन सी में जाती है, और उसके बाद ये जाती है अंतिम लेयर, पहुँचती है जब ईरान में, तो वहाँ पर एकदम जैसे फुटबॉल में सामने वाला गोल पोस्ट है, उसके आसपास 10-20 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक टाइप के एयर डिफेंस सिस्टम इंतज़ार कर रहे होते हैं, और उनमें है एरो 3 थर्ड,
डेविड स्लिंग, आयरन डोम, ये चारों जो है वहाँ पर रहते हैं। और लॉन्ग रेंज अमेरिकन राडार भी, जैसे कतर में जो उसने मारा राडार, वो वहाँ से बैठ के नज़र कर रहा है। 2000 किलोमीटर में इतनी सारी लेयर्स को भेदते हुए ईरान की मिसाइल पहुँचती है इजराइल। और इस सब को भेदते हुए, इतने डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए, केवल एक जो आयरन डोम मीडिया कह रहा ना, इतने डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए जा रही है खामनेई की मिसाइल। खामनेई नहीं है दुनिया में, उसकी मिसाइल। और हालत ये है कि जब वो पहुंचती है तो उसने पहुंचने के बाद जो कमाल दिखाया है, उसके बाद इजराइल कांप रहा है, ट्रंप कांप रहा है। एक देश शहंशाह बन गया पूरे मिडिल ईस्ट का सिर्फ अपने साहस के कारण। क्या किया, कौन सी चीजें नहीं कर दी जिसके कारण वो कांप रहे हैं? क्यों डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के लिए तैयार हो गए? सबसे पहली चीज ये है, इतनी बाधाएं पार करते हुए तेल अवीव की बिजली को कोई उड़ा दे, वहां पर बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है, अंधेरा हो गया है, वहां का बिजली घर उड़ा दिया गया है। और इसकी वजह से सोचिए कितना बड़ा, राजधानी है तेल अवीव, दिल्ली की लाइट चली जाए, आप सोच लीजिए, इस तरह का मामला है, अंधेरे में रह रहा है। और इसके साथ साथ मिडिल इजराइल पे भी मिसाइल गिर रही हैं। ड्रोन नहीं है ये, वो ठुमक ठुमक चलने वाले, ये मिसाइल हैं, हाई पावर मिसाइल। अब ईरान ने बयान दिया है, अब हम बड़ी वाली मिसाइल ही छोड़ेंगे। यानी ये लगता है बीमारी हमेशा के लिए हटा देंगे मिडिल ईस्ट की, क्योंकि सारे अरब देश जो हैं वो इजराइल से डरते थे। अमेरिका को लगता था, अमेरिका को इन लोगों ने क्या चमचे वमचे की, कुछ नहीं करना, आप तो एक काम करना, खामनेई को मार देना भाई साहब, और मरते के साथ ही वह जनता में विद्रोह हो जाएगा, हमारी सारी सेटिंग है, हम ये करा देंगे वो करा देंगे। और उसके बाद में ट्रंप भी शुरू हो गया, बोले अब तो तेल पे कब्जा हो जाएगा धरती के, वेनेजुएला का तुमने कर ही लिया, ईरान ही बचा हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है, भाई साहब मेरी हिम्मत थी जो मैं ईरान से भिड़ गया, किसी की नहीं हो सकती थी। कहा भैया 3 दिन पहले तो तुम कह रहे थे चुटकी से मसल दूंगा, अब हिम्मत की बात होने लगी। खैर, मध्य इजराइल में भी मिसाइल से हमले हुए हैं और कई जगह पे एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ है और तमाम सारी तबाही हो गई है। सारी की सारी एयर डिफेंस सिस्टम प्रणाली में आपको बता चुका हूँ, 2000 किलोमीटर जाके वार किया, ये भी बता चुका हूँ। अब सुनिए एक अगली खबर। हा एला वैली है, ये क्या है? ये है सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टेशन। इजराइल के दुनिया से संपर्क, इजराइल के अमेरिका से संपर्क, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से संपर्क, जो सैटेलाइट में ये मिसाइल ट्रैक करते हैं उससे संपर्क। यानी दुनिया भर से इजराइल जब बात करता है ऑप्टिक फाइबर के अलावा, तो वो बात करता था इस सेंटर से, यहीं से गुप्त बातचीत, गुप्त संदेश, सारे जासूसों से संपर्क, हवाई जहाज़ों को कंट्रोल करना। यानी ये एक बहुत बड़ा सेंटर था, इजराइल का कम्युनिकेशन का राष्ट्रीय केंद्र था। इस जगह से ही इजराइल सारा खेल खेलता था। ये समझ लीजिए कि दुनिया में इजराइल की जो कठपुतली थी, उसको चलाने के जो धागे थे, यहीं से तो बातचीत होती थी, यहीं से संदेश जाते थे, गुप्त संदेश, सारे संदेश। और ये बेस स्मेश के साथ प्रमुख सैटेलाइट कम्युनिकेशन हब माना जाता है इसको। यहाँ तक कि इसके कारण मोसाद का भी हाथ कट गया, क्योंकि बातचीत नहीं कर सकता होगा। दर्जनों सैटेलाइट डिश और अंतर्राष्ट्रीय डेटा लिंक वहाँ पर मौजूद हैं। प्रसारण डेटा और रणनीतिक संचार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तबाह कर दिया। उसके ये एंटीना लगे हुए थे ना, पैराबोलिक जो लगे रहते हैं ऊपर, डिश विश खत्म, मशीनरी खत्म, ठीक होने में ही महीना 1.5 महीना लग जाएगा। वार टाइम में तो बहुत मुश्किल है। हालत ये है भाई साहब, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ईरानी हैकर्स ने, मेरे वीडियो अगर मिस हो गए हो ये सब, तो ये आजकल के वीडियो हैं, दोनों चैनल को देख लीजिएगा। ईरानी हैकर्स ने वहाँ के सीसीटीवी हैक कर लिए, मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था लोगों के मोबाइल हैक कर लिए हैं, लोगों के मोबाइल में मैसेज जा रहे हैं भाई साहब दनादन। आप सोचो क्या हो रहा है अंदर, तमाम छिपाने के बावजूद ये खबरें बाहर आ रही हैं। मैसेज आ रहा है, बात जान बचानी है तो भाग जाओ इजराइल से, आपके इलाके में कल हमला होगा, बता रहा है और फिर हमला कर रहा है। तो
सीसीटीवी कैमरे तोड़े जा रहे हैं। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसको वहाँ की सेना तोड़ रही है कि भैया इससे पता चल जाएगा हमारा कितना नुकसान हुआ है। नुकसान छिपाने के लिए पूरी जान लगा दिया। मैं बताऊँ आपको, देखिए इजराइल का जो खौफ था हुआ था वो उसकी तथाकथित क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के कारण था। मतलब किसी की सुपारी दे दी, छुप के उसको मरवा दिया, किसी का मर्डर करवा दिया, किसी को एब्सटीन करके काबू कर लिया। वो फोकस उनका पूरा था नेताओं को कब्जा करो और दुनिया पे कब्जा करो। लेकिन डायरेक्ट युद्ध में जाके जीतने वाली सिचुएशन, पहले अनुभव इजराइल के अलग थे क्योंकि तब उनके अंदर जिजीविषता थी, कुछ करना चाहते थे। अब वो नहीं बचा है, ये एक्सपोज हो गया। वो आराम से बैठे हुए का, वो गार्ड लगाए हुए, मैंने 50, कोई आएगा तो गार्ड धुन देंगे, ऐसे फिल्मों में होता है। लेकिन क्या होता है, 2 घूंसे मारता है, 5 गार्ड उड़ते हैं, 4 घूंसे मारता है, 6 गार्ड उड़ते हैं, और हमारा हीरो महल के अंदर घुस जाता है, एकदम बेडरूम तक पहुंच जाता है और डायलॉग बोलता है एकदम। उस तरह का मामला जो है वो ईरान का सारा डिफेंस सिस्टम, ये गार्ड थे, सब उड़ गए। आप सिचुएशन ये समझिए कि अगर आपने प्रसारण का, डेटा का, इसका उसका पूरा संपर्क ही तोड़ दिया तो कितना लाचार होगा। 2000 किलोमीटर से उड़ के आ रही है मिसाइल, तमाम सारी बाधाओं को पार करके ईरान की और इजराइल के अंदर ऐसे उड़ा दे रही है। तो ये सिचुएशन जो है ना, ये कपाने वाली है। कोई भी समझदार आदमी जो ज़रा भी दिमाग रखता है वो समझ पाएगा कि अंदर किस तरह से कांप रहा होगा इजराइल। क्योंकि इजराइल को जो जहाँ जहाँ पे हमले हो रहे हैं, उनका साइंटिस्टों की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है जिसको कहा जाता है वेizmann इंस्टीट्यूट। रेहोवोत एक जगह, वहाँ पे वो इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पर इजराइल का सबसे बड़ा साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है, सीधे मिसाइल नाप के। आप सोचो, ईरान से वो लगा के मिसाइल यहाँ से वो प्रोग्राम कर रहा है 2000 किलोमीटर और उड़ा दे रहा है। याद कीजिए, कभी इजराइल ने फखरीजादे परमाणु वैज्ञानिक थे, अकेले चलते थे, अपनी गाड़ी खुद चलाते थे, जैसे कि खामने भी डरते नहीं थे, अपने दफ्तर में बैठे हुए थे, जिस दिन मारे गए उस दिन भी छिपते नहीं थे, बंकर में नहीं जाते थे। फखरीजादे अपने गांव से लौट रहे थे ईरान में, रास्ते में एक जगह स्पीड ब्रेकर आता है, स्पीड ब्रेकर की गाड़ी धीमी होती है, गाड़ी के अंदर से एक गन लगी होती है, उस गन से फखरीजादे, और उसमें कैमरे भी लगे होते हैं, गाड़ी खड़ी है, कोई नहीं गाड़ी के अंदर, फखरीजादे का फ़ोटो पहचानते हैं इजराइल में जासूस, और वहाँ से वो कमांड देते हैं और उससे गोली चलती है, उस गोली से फखरीजादे मारे जाते हैं। परमाणु वैज्ञानिक थे इजराइल के, ईरान के। तो इन्होंने तो उतना 2000 किलोमीटर दूर से एक वैज्ञानिक को मारा था, ये 2000 किलोमीटर दूर से निशाना लगा के ऐसे थ्रो मार रहे हैं और विकेट में लग रहा है। आप ऐसे अंदाजा लगाइए, आधे मैदान से, पूरे मैदान से फुटबॉल के वो किक मार रहा है और सीधे डी में जा रही है। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पा रही है, इतने सारे खिलाड़ी रास्ते में खड़े हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ये सीन है जो आप उपमा दे सकते हैं या तुलना कर सकते हैं। हर जगह बिट शेमेश ये शहर है, वहाँ पे बहुत सारे धार्मिक केंद्र हैं वगैरह वगैरह, उनके पास भी मिसाइल गिरी है। यहूद और यहूदा में विस्फोट हुए हैं, कई जगह पे नुकसान हुआ है, और ये सब वो इन्फॉर्मेशन है जिनको काट छांट के, छोटा करके हमारे पास सादा बना के लाया जा रहा है। वहाँ अंदर का पैनिक समझिए आप, और उस आदमी का पैनिक समझिए, आम आदमी का, जिसको इजराइल की सरकार सूचना छिपा रही है और उसको सूचना मिल नहीं पा रही है भैया क्या हो रहा है। अब मान लो हमारा वॉर हो और फरीदाबाद में मान लीजिए कुछ हो या ना हो, और हम बैठे हुए हैं मान लीजिए कि आगरा में, तो आगरा में हम बैठे हुए हैं तो क्या होगा। सरकार कह रही है कुछ नहीं हुआ फरीदाबाद में, लेकिन आगरा में बैठे हुए आदमी को जैसे एक को खबर, अफवाहें उड़ेंगी, जैसे यहाँ पर होता है 18 मर गए साहब, 200 मर गए, एक रेगुलर एक्सीडेंट होता है, कैसे अफवाह उड़ती है, 2 लोग मरे होते हैं तब भी हम कहते हैं 200 मर गए, सरकार छिपा रही है। क्यों? क्योंकि सरकार पे लोग भरोसा नहीं करते हैं बाय डिफॉल्ट। तो वहाँ पर किस तरह का अफवाहों का वातावरण होगा, ऐसी स्ट्राइक्स के बीच में कितना पैनिक होगा, इजराइल के लोग किस तरह से घबराए होंगे। इस सेंटीमेंट के बीच में इस समय डोनाल्ड ट्रंप टेंशन में है। मैं आपको कल के वीडियो में बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, और ये नेतन्याहू की समस्या है, क्योंकि नेतन्याहू अगर रोएगा और घायल होगा तो ट्रंप और उसके सरपरस्त, जो ट्रंप को या किसी को भी वहाँ पर राष्ट्रपति बनाते हैं, जो पूरी की पूरी इजराइल लॉबी है, उसको कितना परेशानी होगी। भगवान के लिए युद्ध बंद करो वाली स्थिति है, और वो स्थिति सामने कैसे आए, तो ट्रंप बयान दे रहे हैं।
आप देखिए वहाँ पर एक मेडिकल सेंटर है, सोरोस का मेडिकल सेंटर बेरशेबा में, वहाँ पर भी मिसाइल निशाना बांध के छोड़ी गई है। 2 एयरबेस निपटा दिए गए हैं, 2 वहाँ के नोवाटिम और तेलनॉफ, यहाँ पर भी मिसाइल गिरी है, बहुत नुकसान पहुँचा है। सेंसरशिप के कारण पास में मिसाइल गिरी है, बस मिसाइल गिरी है, नुकसान कितना हुआ कुछ नहीं पता चल पा रहा है। सीसीटीवी पूरे के पूरे कंट्रोल किया गया है, उनके उपकरणों को जब्त किया जा रहा है। कोई भी घर में इजराइल में कैमरा रखता है, हो सकता है पुलिस पकड़ ले। फोटो खींचते दिख गए 10 साल, विदेशी पत्रकारों को पकड़ा जा रहा है। भयंकर सिचुएशन है। किसी भी तरह कहीं पे मिसाइल गिरी है, कुछ गिरी है, तो उस फोटो को नहीं दिखाओगे। इतनी सारी सेंसिटिव स्थिति है। मैंने आपको बताया था कि कैसे सीसीटीवी कैमरा पूरा का पूरा कब्जा लिया गया है, और ईरान ने बोला है ये देखिए, इससे बड़ी अमेरिका और इजराइल की बेइज्जती नहीं हो सकती। ईरान ने कहा है जिस जिस देश के लोग अपने यहाँ से अमेरिका और ईरान के दूतावासों को खाली करा देंगे या उनके राजदूतों को बाहर भगा देंगे, डिप्लोमेट्स को, उन देशों को हरमुज से हम निकलवाएंगे, उनके जहाज़ों को रोका नहीं जाएगा। आप सोचिए, सिचुएशन समझिए। दूसरी तरफ इजराइल जैसा चालबाज, उसको ईरान पे हमला करना था, उसने मोदी को बुलाया, कहा ये भारत वाला है, ईरान भारत पे भरोसा करता है। तो यहाँ वहाँ गए, वहाँ जाके खैर इन्होंने भरोसे को कितना कायम रखा वो एक अलग मसला है। और उस दौरान ताकि ह्यूमन शील्ड बना लिया मोदी को उन्होंने, कि अगर हमला होगा कुछ होगा तो मोदी यहाँ आए हुए हैं तो ईरान लिहाज कर लेगा, क्योंकि प्लान तो पहले से था। ये तो साबित हो गया है। तो ये सिचुएशन है जो अपने आप में बताती है कि किस तरह से ज़बरदस्त हालात में इस वक्त है। मैं इसमें जो बात कर रहा हूँ इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। अभी मैंने इजराइल को शामिल किया है। आप मिडिल ईस्ट के देशों को देखिए, उन मिडिल ईस्ट के सारे देशों ने मीटिंग की है और मीटिंग करके बोला भाई साहब, अमेरिका आप हमारी रक्षा नहीं कर सकते हो, आप अमेरिका हमारी रक्षा करने के योग्य नहीं हो, या फिर आपका ध्यान हमारी तरफ नहीं है। फिर सीधी सी बात है, इसलिए अब आप हमारी ज़मीन से कहीं पे हमला नहीं करोगे। ईरान ने पहले कह दिया था कि अगर आपकी ज़मीन से अगर ये अमेरिका और इजराइल हमला नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर बम नहीं डालेंगे। तो इन सब लोगों ने जान बचाने के लिए बोल दिया भैया हमारे यहाँ से मत आओ। अमेरिका को वहाँ के जो 6-7 देश हैं उन सब ने कह दिया दूर, खबरदार जो हमारे यहाँ से फ्लाइट उड़ाई। हरमूज के आसपास जितने भी तेल के और दूसरे जहाज से अमेरिका के, उनको चुपचाप वापस ले जा रहा है। ये भी खबर है। उसको लग रहा भैया कि ये हमारे ऊपर मिसाइल न गिराएं, तो अमेरिका भाग रहा है, अमेरिका के सैनिकों को खाली करा के ले जाया जा रहा है इन देशों से जिन देशों से हमले नहीं हो रहे हैं। ये सब खबरें आ रही हैं। मैं आपको जितनी खबरें बताता हूँ सब पुष्ट खबरें बताता हूँ। ये सोशल मीडिया चंडू खाने की खबर नहीं है। हो सकता है डिग्री कम या ज़्यादा हो जाए क्योंकि इतनी सेंसरशिप चल रही है। कई बार झूठी खबरें, झूठी तो खैर हम जांच लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि खबरों को कम करके दिखा दिया जाए। पूरा तबाह हो गया हो वहाँ पे तेल अवीव का बिजली का सेटअप और वो कहे एक बिजली घर था, ये हो सकता है। बाकी हम जांच के देते हैं आपको। तो ऐसी पूरी सिचुएशन में ये एक भयावह स्थिति है। ये जो हफ्ते भर अगर टिक गया ईरान, तो अमेरिका आने वाली सदियों तक इस हार को याद रखेगा, क्योंकि अभी तक उसकी जो हार हुई हैं वो असफलताएं हैं। ये सामने वाले की सफलता होगी। अभी तक उसने वियतनाम तमाम जगहों पे जो खुद करने की कोशिश की और आखिर में मुंह की खाई, या आखिर में नहीं शुरू में ही दूसरे आदमी ने इनको बता दिया कि तुम क्या हो। आर्थिक स्थिति के इसके उसके बारे में अमेरिका का क्या हाल है, दुनिया का प्रेशर क्या है, किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह से उसके अपने जहाज खतरे में हैं, किस तरह से उसकी मिसाइल्स के ऊपर खतरा है, किस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, कितनी जगह पे एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए गए हैं। वो सब बातें मैं अलग वीडियो में बता चुका हूँ। कल और परसों में देख लीजिएगा, दोनों चैनल्स पे मिल जाएगा। बहरहाल मुझे जो चीनी नास्ट्रेडमस है उसकी भविष्यवाणी सही होती दिख रही है। कल वीडियो बनाया था मैंने जीवी पे, क्योंकि उसने यही कहा है कि अमेरिका आ रहा है। जो भी है, ये वॉर जितनी जल्दी निपट जाए इंसानियत के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ की सरकार परसों हरदीप सिंह पुरी परसों जो है वो कह रहे थे तेल की कमी नहीं है, तेल की कमी नहीं है। अब हालात हो गया है कि पूरा वेस्ट इंडिया में, मुंबई हो, गुजरात हो, रेस्टोरेंट वालों ने बहुत सारी डिशें बनानी बंद कर दिया। बोले भाई इसमें गैस बहुत लगती है, गैस नहीं हमारे पास, सिलेंडर का संकट आने वाला है, आ चुका है। ऐसा मैनेजमेंट हमने किया हुआ है। हम इतने बड़े देश हैं,
80% हम आयात पर निर्भर हैं। हमने अपने कोई स्ट्रेटजिकल रिजर्व नहीं बनाई भाई 6 महीने काम चल जाए। आप जाके ऑपरेशन सिंदूर करने पहुंच जाते हो, आपकी अपनी तैयारी ये है कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए तो ना तो आपका गैस का भंडार, ना अन्न का भंडार। अन्न का भंडार भी ख़त्म कर दिया था इन्होंने यूक्रेन वार में, याद कीजिए। जो रिजर्व होता है अन्न हमारे यहाँ, कभी कम हो या ज़्यादा हो, एक उस रिजर्व को ही बेच डाला था बाइडेन को खुश करने के लिए। आपने मेरे वीडियो देखे होंगे। जो भी है हो, ये वही जो राम रच रखा। और हम लोग जो हिंदुस्तान के लोग भगवान पे बहुत यकीन रखते हैं, और भगवान कहीं ना कहीं वहाँ बैठा होगा, कुछ कर रहा होगा। हो सकता है उसी की कृपा रही हो ईरान के ऊपर, जो भी हो। लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर लगता है, कोई कितना भी कहे कि भगवान ऊपर है या नहीं है, लेकिन इंडिया की जो हालत है उससे साफ लगता है कि हम भगवान के ही भरोसे हैं। भगवान नहीं हो तो पता नहीं क्या होगा। नमस्कार, जय हिंद।